राजनीति और कूटनीति के इस खूनी खेल में कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि जब ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जब से मध्य पूर्व के इस विनाशकारी युद्ध में कदम रखा है, तब से वो लगातार नए विवादों को जन्म दे रहे हैं। आज जब अपनी ही सरजमी पर उनकी सत्ता का सिंहासन डगमगाने लगा है और जनता के सब्र का बांध पूरी तरह से टूटने लगा है, तो उन्होंने एक ऐसा सनसनीखेज दावा ठोक दिया है जिसने पूरी दुनिया के राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। सोमवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बिना किसी ठोस सबूत के यह दावा कर दिया कि ईरान ने उनके बेटों की हत्या करने की एक बड़ी साजिश रची थी। हालांकि जब पत्रकारों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उनसे इस पूरी बात का ब्यौरा मांगना चाहा, तो वो पूरी तरह से खामोश नजर आए। उन्होंने ना तो ये साफ किया कि ये कथित साजिश किस तारीख को गढ़ी गई थी, ना ही ये बताया कि उनके किस बेटे को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, और ना ही ये खुलासा किया कि इस खूनी योजना को अंजाम देने में ईरान कितना करीब पहुंच चुका था। यानी कि नेतन्याहू ने इस बयान को देखकर ऐसा लगता है मानो वो चोर मचाए शोर वाली रणनीति पर काम कर रहे हों। अपनी नाकामियों को छिपाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति बटोरने के लिए उन्होंने बिना किसी सिर पैर के ये आरोप सीधे तौर पर ईरान के सिर मढ़ दिया। लेकिन हकीकत यह है कि बिना किसी सबूत या दस्तावेज के इतना बड़ा दावा करना खुद नेतन्याहू की साख पर बड़े सवालिया निशान खड़े करता है। मध्य पूर्व में तनाव की ये नई आग अचानक नहीं भड़की है, बल्कि इस पूरे मामले की जड़ें इस साल फरवरी महीने में शुरू हुई युद्ध से जुड़ी हुई हैं। फरवरी में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक खुला युद्ध शुरू कर दिया था। इस विनाशकारी युद्ध की वजह से पूरे इलाके में अशांति का माहौल बन गया। लेकिन अमेरिका और इजराइल की आक्रामक जैसी जोड़ी को लगा था कि वो आसानी से अपनी शर्तें मनवा लेंगे। लेकिन बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जिस आक्रामकता का बीज बोया था, आज उसका नतीजा पूरे मध्य पूर्व को भुगतना पड़ रहा है। युद्ध के दौरान इजराइल की ओर से किए गए भीषण हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई और कई बाकी के उच्च स्तरीय ईरानी राजनीतिक और सैन्य नेताओं की जान चली गई। ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को निशाना बनाने के बाद इजराइल और अमेरिका को लगा था कि वो ईरान के हौसले पूरी तरह से तोड़ देंगे। लेकिन ईरान ने घुटने टेकने के बजाय डटकर मुकाबला करने का रास्ता चुना। ईरान के रुख से परेशान होकर अब इजरायली प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्तिगत और भावुक कार्ड खेल रहे हैं ताकि दुनिया का ध्यान अपनी आक्रामक नीति और विफलता से हटाया जा सके। नेतन्याहू के इस दावे के पीछे की सबसे बड़ी वजह इजराइल का अंदरूनी सियासी गणित है। आने वाले समय में देश में आम चुनाव होने वाले हैं और चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, नेतन्याहू के खेमे में हलचल और बौखलाहट बढ़ती जा रही है। जब सत्ता हाथ से फिसलती दिखती है तो हुक्मरान किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं। चुनाव से ठीक पहले कराए गए तमाम सर्वेक्षणों और ओपिनियन पोल में यह साफ हो चुका है कि नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिति बेहद पतली और कमजोर चल रही है। इजरायली जनता लंबे समय से चल रहे युद्ध, गिरती अर्थव्यवस्था और सरकार अगर देखा जाए तो सरकार की निरंकुश नीतियों से तंग आ चुकी है, जिसके चलते नेतन्याहू के दोबारा सत्ते में लौटने के आसार बहुत धुंधले दिखाई दे रहे हैं। डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत इस समय नेतन्याहू पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। अपनी डूबती हुई सियासी नैया को बचाने के लिए वो हर संभव पैतरा अपना रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने इजराइल के दक्षिणपंथी टीवी चैनल को एक दिए इंटरव्यू में, जहां उन्होंने ईरान पर अपने बेटे को मारने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया। यानी कि एक चैनल में इजराइल में नेतन्याहू सरकार के ढोल बजाने और उनके पक्ष में माहौल बनाने के लिए जाना जाता है। जब इस टीवी चैनल पर नेतन्याहू से विपक्षी नेताओं की सुरक्षा को लेकर तीखे सवाल पूछे गए, तो अपनी सरकार और एजेंसियों के पक्षपातपूर्ण रवैये का अगर देखा जाए बचाव करने के लिए उन्होंने तुरंत ईरान का नाम उछाल दिया। इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने बेहद नाटकीय अंदाज में कहा कि जहां तक उनके बेटों का सवाल है, वहां कुछ ऐसा घटित हुआ है जिस पर भरोसा करना किसी के लिए भी बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने सीधे तौर पर उनके एक बेटे को निशाना बनाया और उसे जान से मारने का प्रयास किया।
नेतन्याहू ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि जब ईरान उनके अपने परिवार और बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, तो ऐसे में उनके परिवार को विशेष सुरक्षा देना कोई ऐशो आराम या फिजूल खर्ची की बात नहीं है, बल्कि उन्होंने इसे अपने परिवार की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ बेहद संजीदा मामला बनाकर पेश करने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू की सबसे बड़ी विडंबना यह रही कि नेतन्याहू ने इस कथित साजिश के बारे में एक भी ठोस तथ्य साझा नहीं किया। उन्होंने यह बताने से साफ गुरेज किया कि यह हमला कहां होना था, सुरक्षा एजेंसियों की उसकी भनक कैसे लगी, या फिर संदिग्ध हमलावर कौन थे। उनका यह अधूरा बयान खुद उनके अपने देश में ही संदेह की नजरों से देखा जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि नेतन्याहू के इस हैरान कर देने वाले बयान के बाद इजरायली मीडिया और आम जनता में यह भ्रम फैल गया कि आखिर वो अपने किस बेटे का जिक्र कर रहे थे। नेतन्याहू ने अपने बयान में अपने किसी भी बेटे का स्पष्ट नाम नहीं लिया, जिससे सस्पेंस और गहरा गया। जग जाहिर है कि नेतन्याहू के बड़े बेटे याइर नेतन्याहू पिछले लंबे समय से इजरायल में नहीं बल्कि अमेरिका के मियामी शहर में रह रहे हैं। वो मियामी की सुरक्षित ओबो हवा में बैठकर अक्सर सोशल मीडिया पर अपने पिता के राजनीतिक विरोधियों पर तीखे हमले बोलने के लिए जाने जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर याइर नेतन्याहू अमेरिका जैसी महाशक्ति की छत्रछाया में मियामी में सुरक्षित रह रहे हैं, तो फिर उन पर ईरान का खतरा कैसे मंडरा सकता है? क्या नेतन्याहू ये इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका की अपनी धरती पर भी उसकी सुरक्षा व्यवस्था इतनी खोखली है कि वहां किसी दूसरे देश के पीएम का बेटा सुरक्षित नहीं है? यह बात अमेरिका की उस झूठी साख पर भी करारा तंज है, जो खुद को पूरी दुनिया का सुपर पावर और वैश्विक चौकीदार कहता नहीं थकता। अगर अमेरिका की नाक के नीचे मियामी में बैठकर नेतन्याहू के बेटे पर हमला हो सकता है, तो फिर अमेरिका के सुरक्षा दावों की कलई पूरी तरह से खुल जाती है कि वो असल में कितने पानी में है। क्योंकि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात तब सच साबित हुई जब नेतन्याहू ने इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बोट के प्रमुख डेविड चीनी से खुद बात की थी। उन्होंने शिन बोट प्रमुख को हिदायत दी कि देश में प्रधानमंत्री पद के जितने भी उम्मीदवार हैं, उन सभी को बराबर और वाजिब सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन नेतन्याहू का यह बयान महज एक सियासी ढोंग नजर आता है, क्योंकि इजरायली मीडिया ने इससे ठीक पहले शिन बोट एजेंसी और सरकार के बीच की अंदरूनी खींचतान का पर्दाफाश किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि सुरक्षा एजेंसी विपक्ष के प्रमुख नेताओं के साथ सीधा भेदभाव कर रही है। यानी इजरायली मीडिया की खबरों के अनुसार शिन बोट के प्रमुख डेविड चीनी ने देश के मुख्य विपक्षी नेता और पूर्व, अगर देखा जाए, सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट को किसी भी तरह की विशेष सुरक्षा कवर देने से साफ इंकार कर दिया। एजेंसी का एक कदम इजरायल के लोकतांत्रिक ढांचे पर एक बड़ा आघात माना जा रहा है। शिन बोट प्रमुख ने देश के चुनाव अधिकारियों को बाकायदा लिखित जवाब दिया था कि उनकी खुफिया जांच के मुताबिक गादी आइजेनकोट को अगर देखा जाए तो नुकसान पहुंचाने की कोई साजिश नहीं रची जा रही, इसलिए उन्हें अतिरिक्त सरकारी सुरक्षा प्रदान करने की कोई जरूरत नहीं। दिलचस्प बात यह तो है कि आगामी चुनावों के लिए कराए गए तमाम प्रमुख ओपिनियन पोल्स और सर्वे में गादी आइजेनकोट की पार्टी को ही सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। यानी जो नेता नेतन्याहू को सत्ता की कुर्सी से बेदखल करने की सबसे ज्यादा ताकत रखता है, सरकार उसी की सुरक्षा में कटौती करने में लगी। विपक्षी नेता आइजेनकोट की बढ़ती लोकप्रियता ने नेतन्याहू के खेमे की नींद उड़ाती है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा की तर्ज पर जब नेतन्याहू जनता का समर्थन हासिल करने में नाकाम हो रहे हैं, तो वो प्रशासनिक तंत्र और सुरक्षा एजेंसियों का इस्तेमाल अपने सियासी विरोधियों का रास्ता रोकने के लिए कर रहे हैं। इजरायल की राजनीतिक व्यवस्था की एक खास बात यह है कि वहां आमतौर पर किसी भी एक राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। सरकार बनाने के लिए हमेशा कई छोटी बड़ी पार्टियों को मिलकर एक गठबंधन तैयार करना पड़ता है, और यही वजह है कि वहां जोड़ तोड़ की राजनीति का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इस बार के चुनावी आंकड़ों को देखकर लगता है कि नेतन्याहू का मौजूदा गठबंधन अपनी साख पूरी तरह खो चुका है। विपक्षी दल गठबंधन बनाकर नई सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं, और इसी हार के डर ने नेतन्याहू को ईरान के नाम का सहारा देने पर मजबूर कर दिया है।
इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। अमेरिका ने हमेशा इजराइल को अपनी अंधी मुर्गियों की तरह इस्तेमाल किया और मध्य पूर्व में अपने स्वार्थ साधने के लिए इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता रहा है, क्योंकि दूध का ज्वाला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन अमेरिकी नेतृत्व ने मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के बजाय हमेशा युद्ध की आग में घी डालने का काम किया है। फरवरी में जब अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर धावा बोला तो उसने सोचा था कि वो तेहरान को आसानी से घुटनों पर ला देगा, लेकिन अमेरिका का यह अंदाजा पूरी तरह से गलत साबित हुआ। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के संयुक्त दबाव के बावजूद अपनी संप्रभुता और आत्मसम्मान से कोई समझौता नहीं किया। ईरान ने साबित कर दिया कि वो किसी भी बाहरी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। अब जब युद्ध लंबा खिंच गया और अमेरिका के अपने घर में भी इस युद्ध के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं, तो वॉशिंगटन और तेल अवीव की जोड़ी नए नए बहाने गढ़ रही है। नेतन्याहू का यह हालिया दावा अमेरिका इजराइल गठबंधन की इसी हताशा का जीता जागता सबूत है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। अगर ईरान ने सच में नेतन्याहू के बेटे को मारने की कोशिश की थी, तो इजराइल की खुफिया एजेंसियां मोसाद और शिन बेट इसके ठोस सबूत दुनिया के सामने क्यों नहीं रखती? बिना सबूत के सिर्फ मीडिया में बयानबाजी करना मामले को और संदिग्ध बनाता है। इजराइल की जनता अब इतनी नादान नहीं कि वो अपने प्रधानमंत्री की हर बात पर आंख मूंदकर भरोसा कर ले। देश का एक बड़ा वर्ग ये मान रहा है कि आने वाले चुनावों में वोट हासिल करने के लिए नेतन्याहू राष्ट्रीय सुरक्षा और ईरान के खतरे का झूठा खौफ पैदा कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब नेतन्याहू ने चुनाव जीतने के लिए सुरक्षा कार्ड खेला हो। जब जब उनकी कुर्सी पर संकट के बादल मंडराते हैं, तब तब वो ईरान को एक परम शत्रु के रूप में पेश करके इजरायली जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना भड़काने का काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार स्थिति काफी अलग है। लगातार जारी युद्ध के कारण इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है और आम नागरिक महंगाई और असुरक्षा के माहौल से पूरी तरह आहत है। जनता अब थोते भाषणों के बजाय वास्तविक बदलाव और शांति की मांग कर रही है। अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति से गुजर रहे इजराइल में विपक्षी पार्टियां नेतन्याहू पर चौतरफा हमले बोल रही है। विपक्ष का साफ कहना है कि प्रधानमंत्री अपने राजनीतिक लाभ के लिए देश की सुरक्षा एजेंसियों का राजनीतिकरण कर रहे हैं और विरोधियों को खतरे में डाल रहे हैं। गादी आइजेन कोर्ट की पार्टी ने भी नेतन्याहू के इस टीवी इंटरव्यू की कड़े शब्दों में निंदा की है। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि जब देश की सुरक्षा एजेंसियां विपक्ष के सबसे लोकप्रिय उम्मीदवार को सुरक्षा देने से मना करती हैं, तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों का सारेआम कत्ल है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने हमेशा इन आरोपों को खारिज किया है और अमेरिका इजराइल की जोड़ी पर मध्य पूर्व में आतंकवाद और अस्थिरता फैलाने का आरोप लगाया है। तेहरान का मानना है कि अमेरिका की शह पर ही इजराइल पूरे क्षेत्र को विनाशकारी स्थिति की ओर धकेल रहा है। ईरान के खिलाफ फरवरी में शुरू किए गए युद्ध का नतीजा ये निकला कि पूरा मिडल ईस्ट एक बारूद के ढेर पर बैठ गया है। अमेरिका ने जिस तरह से इजराइल को खुली छूट दी, उसी का नतीजा है कि आज ना तो इजराइल सुरक्षित महसूस कर पा रहा है और ना ही उसके पड़ोसी देश। नेतन्याहू का यह दावा कि उनका बेटा ईरान के निशाने पर है, असल में अमेरिका की विदेश नीति की विफलता का भी प्रतीक है। जो अमेरिका दुनिया भर में शांति का ढिंढोरा पीटता है, वो अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल के प्रधानमंत्री के परिवार को भी सुरक्षा महसूस नहीं करा पा रहा। जैसी करनी वैसी भरनी। इजराइल ने जिस तरह से ईरान के संप्रभु क्षेत्र में घुसकर उसके नेताओं को निशाना बनाया, उसका खौफ आज इजरायली नेतृत्व के मन में बैठा हुआ है। नेतन्याहू को शायद अब हर साय में ईरान का एजेंट नजर आने लगा है, जो उनकी मानसिक हताशा को दिखाता है। इजराइल के एक चैनल में दिया गया ये इंटरव्यू इस बात का साफ संकेत देता है कि नेतन्याहू आने वाले हफ्तों में और भी ज्यादा आक्रामक और विभाजनकारी बयानबाजी करने वाले हैं। वो जानते हैं कि वो चुनाव हार गए तो उनके राजनीतिक करियर पर पूरी तरह से विराम लग सकता है। अपनी निजी और आजादी और सियासी वजूद को बचाए रखने के लिए नेतन्याहू देश के किसी भी बड़े संकट में झुकने से नहीं हिचकिचा रहे। ईरान का नाम लेकर वो अपनी घरेलू नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने में काफी हद तक माहिर रहे हैं, लेकिन इस बार ये दाव उल्टा पड़ता दिख रहा है। इजराइल के भीतर ही अब ये मांग जोर पकड़ रही है कि शिन बेट और मोसाद जैसी शीर्ष सुरक्षा एजेंसियों को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त किया जाना चाहिए। चुनाव के समय विपक्षी नेताओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करना किसी भी लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। साच को आज नहीं, यदि नेतन्याहू के दावों में जरा सी भी सच्चाई है तो उन्हें तुरंत एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दुनिया के सामने सभी दस्तावेज और सबूत पेश करने चाहिए। केवल एक फोन इंटरव्यू में सनसनी दावा कर देना
इससे सच्चाई नहीं बदल जाती, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का भी यही मानना है कि नेतन्याहू का यह बयान पूरी तरह से आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया एक इलेक्शन स्टंट है। इसका मकसद केवल उन अनिश्चित मतदाताओं को अपनी ओर खींचना है जो सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं। इस पूरे मामले ने अमेरिकी प्रशासन की नीतियों पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। अमेरिका आखिर कब तक इजराइल के ऐसे बेतुके दावों और आक्रामक कदमों का समर्थन करता रहेगा, जिससे पूरी दुनिया की शांति खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका की नीति हमेशा से अपने फायदे के इर्द गिर्द घूमती रही है। अपने रक्षा उद्योग को मुनाफा पहुंचाने और मध्य पूर्व में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अमेरिका ने इजराइल को मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया है, और अब नतीजा सबके सामने है। नेतन्याहू के इस बयान से यह भी साफ हो गया कि अमेरिका और इजराइल के अंदरूनी रिश्तों में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मियामी में रह रहे अपने बेटों की सुरक्षा पर सवाल उठाकर नेतन्याहू ने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी सुरक्षा तंत्र की आक्रामकता पर भी उंगली उठाई है। इजरायली राजनीति के जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में चुनाव प्रचार और भी ज्यादा तीखा होने वाला है। नेतन्याहू अपनी सत्ता बचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा, ईरान का खौफ और व्यक्तिगत खतरों की आड़ लेकर मतदाताओं को रिझाने का हर आखिरी प्रयास करेंगे। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इजरायली सरकार एक तरफ तो अपने प्रतिद्वंदी गादी आइजेन कोर्ट को सुरक्षा देने से साफ मना करती है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बेटों के लिए ईरान के हमले का बहाना बनाकर अतिरिक्त सुरक्षा की वकालत करती है। ये दोहरा रवैया जनता से छिपा नहीं है। आने वाले आम चुनाव इजराइल के भविष्य के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। क्या इजराइल की जनता नेतन्याहू के इस ईरान वाले डर और भावुक कार्ड के बहकावे में आएगी, या फिर वो बदलाव के पक्ष में वोट देंगे? ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल नेतन्याहू के इस दावे ने इजराइल से लेकर वॉशिंगटन और तेहरान तक राजनीतिक तापमान को काफी बढ़ा दिया है। इस एक बयान ने मध्य पूर्व के पहले से ही जटिल कूटनीतिक माहौल को और अधिक पेचीदा और संवेदनशील बना दिया है, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। नेतन्याहू ने अतीत में कई बार सुरक्षा और युद्ध का डर दिखाकर चुनाव जीते हैं, लेकिन इस बार जनता बुनियादी सवालों पर जवाब मांग रही है। आर्थिक बदहाली और असुरक्षा के बीच सिर्फ ईरान का नाम जपने से काम चलने वाला नहीं, लेकिन स्पष्ट रूप से यही कहा जा सकता है कि ईरान द्वारा बेटे की हत्या की कोशिश का नेतन्याहू का यह दावा एक सुनियोजित राजनीतिक चाल के अलावा कुछ नहीं। बिना वक्त, तारीख और सबूत के दिए इस बयान की सच्चाई जल्दी जनता के सामने आ जाएगी। अमेरिका की शह पर फले फूले इस इजरायली सत्ता तंत्र को अब यह समझ लेना चाहिए कि बयानों के तीर चलाकर और फर्जी खतरे गढ़कर ज्यादा दिन तक जनता को भ्रमित नहीं किया जा सकता। असली परीक्षा मतदान के दिन ही होगी, क्योंकि चुनावी समर की इस उठापटक में नेतन्याहू का ये नया दाव रंग लाता है या उनकी विदाई का सबब बनता है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी गई है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरी बयानबाजी ने इजराइल की आंतरिक राजनीति और अमेरिकी इजराइल की गठजोड़ की परतों को बेनकाब करके रख दिया है। लेकिन यहां पर सवाल कई खड़े होते हैं। क्या नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप से भी डर है? क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने कहा है कि उनके बेटों पर खतरा है और उनके बेटे अमेरिका में रहता है, तो क्या कहीं ना कहीं अगर उनके बेटे पर हमला होता है तो उसमें अमेरिका का भी हाथ होगा, या फिर वो पहले से ही अलर्ट कर रहे हैं? क्योंकि ईरान अमेरिका में कैसे करा सकता है, ये काफी सोचने वाली स्थिति है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस हिसाब से नेतन्याहू का स्टेटमेंट आया है, हर कोई शॉक्ड है कि आखिर नेतन्याहू के बेटों पर हमला कैसे हो सकता है। या तो वो इनसिक्योर है डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि ईरान से तो ऑब्वियस सी बात है कि ईरान हमला कर सकता है, क्योंकि जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं तो ईरान शांत क्यों बैठेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपको क्या लगता है? नेतन्याहू के स्टेटमेंट पर आपको क्या लगता है? क्या वाकई उनके बेटों पर हमला होने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा ये खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।